जय हिंद। आपका जो आगे का टॉपिक है उस पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप देख पा रहे होंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का गिरना। डिमिनिशिंग का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी का गिरना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, उससे पहले वाले जस्ट वीडियो में अपन ने बात कर ली थी। अब ये बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी का कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होना। क्यों? जैसे जैसे कोई कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है वैसे वैसे उसको मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होती है। एक पॉइंट के बाद में कंज्यूमर का जो होता है वो सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है। उसके बाद में भी अगर वो कंटिन्यू कंजप्शन रखता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। अभी अपन इसके बारे में इसके इंडेक्स बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अभी दिमाग में इतना सा क्लियर कर लो कि मार्जिनल यूटिलिटी का गिरना ही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। इसका लॉ क्या होता है, क्या बोल रहा है देखते हैं। The law of diminishing marginal utility is an economical principle that states that satisfying या satisfaction derived from consuming a commodity or services decreases as consumption increases। भैया क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे अपन किसी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट का कंज्यूम करते हैं तो वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होता रहता है, डाउन होता रहता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। This means that each additional unit of a commodity, हर एक सक्सेसिव यूनिट, जैसे जैसे अपन एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, डाउन होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। देखो इसमें लिखा हुआ है, this means that each additional unit of commodity provides less satisfaction than the previous unit। भैया मैं कोई भी कंजप्शन कर रहा हूं, मेरे को पहली यूनिट से मिलने वाला जो कंजप्शन होता है वो ज्यादा मिलता है। जैसे ही मैं सेकंड यूनिट का कंजप्शन करूंगा मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलने लग जाएगी। थर्ड का कंजप्शन करूंगा मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो जाएगी। धीरे 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 यूटिलिटी कम होती जाती है। यही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि पहले वाले के कंपेरेटिवली नेक्स्ट जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। नेक्स्ट बोल रहा है इस लॉ के बारे में आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। दिस लॉ वाज प्रिपेयर्ड बाय या गिवन बाय हेनरिक गोसेन। गोसेन ने दिया था, कब दिया था, 1854 को दिया था भैया। ये आपको ध्यान रखना है, गोसेन ने दिया था ये लॉ। किसने दिया था? हेनरिक गोसेन ने। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन का फर्स्ट लॉ किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का फर्स्ट लॉ बोला जाता है। इसका मतलब गोसेन के दो लॉ होंगे अपने जो है यहाँ पे। एक तो गोसेन का फर्स्ट लॉ जिसका अभी डिस्कशन कर दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और गोसेन का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आगे आएगा एक इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी गोसेन का सेकंड लॉ है। बट गोसेन का फर्स्ट लॉ किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं अपन? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। बट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। तो ये जो मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको और एक्सप्लेन, डिटेल्ड में एक्सप्लेन किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये लॉ क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसके लिए आपको इंडेक्स बनवा रखी है और इंडेक्स के साथ में आपको डायग्राम बना रखा है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डायग्राम की हेल्प से ना एक्सप्लेन कर दो। तो आपको ये सारा का सारा कुछ इसमें लिखना होता है, ध्यान रखना है भैया। देखेंगे आप लोग, ये तो इसकी इंडेक्स दे रखी है, फिर इसका एक डायग्राम बना रखा है। डायग्राम पे भी अपन चर्चा कर लेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 यूनिट है टोटल। मान लो एप्पल है, मैं एप्पल का कंजप्शन कर रहा हूं। मैंने पहली जैसे ये एप्पल का कंजप्शन किया तो मुझे जो टोटल में यूटिलिटी मिली वो 20 के इक्वल मिली। अपन क्या बोल रहे हैं, टोटल यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ऐसा किसने बोला था? अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था।
दो तरह के अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक तो कार्डिनल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये नंबर्स में बता रहा है, इसका मतलब ये कौन से की बात कर रहा है, कार्डिनल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। और मैंने बताया था कार्डिनल जो अप्रोच होता है ना, उसमें कार्डिनल अप्रोच में अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच जो होता है उसमें अपन कौन सा लॉ पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। जैसे ही अपन सेकंड यूनिट का कंज्यूम करते हैं तो आपको मिलने वाली जो टोटल में यूटिलिटी है वो देखो इंक्रीज हो रही है। फिर थर्ड का कर रहे हैं तो टोटल में यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। बट यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, ये इंक्रीज तो हो रही है बट इसका इंक्रीज होने की जो रेट है ना वो कम है, जिसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना। ये जो इंक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना। पहले 20 से इंक्रीज हुआ, फिर 14 से इंक्रीज हुआ, फिर 11 से इंक्रीज हुआ, फिर 5 से इंक्रीज हुआ, फिर देखो ये 0। और जैसे ही मैंने एक लिमिट के बाद में फिर भी कंजप्शन कंटिन्यू रखा, भैया एक लिमिट तो आता ही है ना, मेरा सेचुरेशन पॉइंट आएगा, सेटिस्फेक्शन पॉइंट जिसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। सेटिएबल नेचर होता है इंसान की, जो वांट होती है उसका जो नेचर होता है वो सेटिएबल नेचर होता है, जिसको पूरा किया जा सकता है। तो एक पॉइंट के बाद में भी अगर मैं कंजप्शन रखता हूं जारी, तो भैया सीधी सी बात है मुझे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 से नेगेटिव हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये अपन ने देखा था, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करने से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का कंटिन्यूसली डिक्लाइन होना। मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती है कहां पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। इस चीज का अगर आप डायग्राम बनाओ, आपको एक तो टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक आपको मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो टोटल यूटिलिटी का जो डायग्राम बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, और मार्जिनल यूटिलिटी का अगर आप डायग्राम इसी में साथ में बनाओ तो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता है भैया, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्लाइन होगा। ये इसी डेटा के बेस पे डायग्राम बनेगा। अगर आप डेटा का रिप्रेजेंटेशन करके भी डायग्राम बनाओगे तो भी यही बनेगा। ये जो टीयू बन रहा है यहां से देखो टीयू इंक्रीज हो रहा है, बट टीयू के इंक्रीज होने की जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। एक टाइम के बाद में टीयू मैक्सिमम हो रहा है, यहां पे जो होता है वो टीयू मैक्सिमम होता है, और उसके बाद में भी अगर आपने कंटिन्यू जारी रखा तो उसके बाद में क्या रहेगा, आपका जो टीयू होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। टीयू डिक्लाइन होने लग गया। आपने देखा जहां पे आपका टीयू मैक्सिमम होगा वहां पे आपका जो एमयू है वो क्या होता है, 0। जहां पे आपका टीयू मैक्सिमम होगा वहां पे आपका एमयू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपने यहां पे नोट किया जैसे जैसे आपका टीयू इंक्रीज होता है आपका एमयू जो होता है वो डिक्रीज होता है बट पॉजिटिव रहता है। यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तब आपके ये चीज काम आएगी, इंडेक्स प्लस आपका ये डायग्राम, इसके बारे में आपको लिखना होता है, समझाना होता है। इसके 3 रिलेशन बनते हैं। रिलेशन नंबर 1 अपन एक्सप्लेन कर देते हैं, व्हेन टीयू इंक्रीजेज। मैं पहला रिलेशन बोल रहा हूं, आगे नोट्स में लिखा हुआ है, यही समझा देता हूं, बाद में अपन रीड कर लेंगे। व्हेन टीयू इंक्रीजेज देन एमयू decreases but still positive। पहला क्लियर है। सेकंड, when tu is maximum then mu is 0। आपको एक नंबर का क्वेश्चन या आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि what will be the position of tu when mu is 0। तो आपका आंसर क्या लगना चाहिए, टीयू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू की पोजीशन क्या होगी भैया, एमयू 0 हो जाएगा। फिर पूछेगा कि टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, जब टीयू गिरना स्टार्ट कर देता है तो एमयू की पोजीशन क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है ना, तो ये इसका रिलेशन का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में बन सकता है आपके, ध्यान रखे भैया। मैंने क्वेश्चन बता दिया है, डायग्राम और इसका ये है, नीचे रिलेशन लिखा हुआ है। अपन अभी इसका रिलेशन और कंटिन्यू कर लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। जो मैंने समझाया है वो ही रिलेशन और डायग्राम नीचे बनाए हुए हैं, देख लेते हैं भैया।
बहुत ही आसान सा ही है, कोई ज्यादा इसको वैसे दिल और दिमाग पे लेने की नीड नहीं है, आपको आराम आराम से कवर हो जाएगा। देखो भैया, ये अपना जो डायग्राम है वो अपन थोड़ा सा इसको कर देते छोटा ताकि आपके समझ में आ जाए। ये रहा, आप देख पा रहे हैं टीयू का डायग्राम, मैंने बताया था भैया ये टीयू का डायग्राम है और ये मेरा एमयू का डायग्राम है। जहां पे टीयू मेरा मैक्सिमम हो रहा है वहां पे मेरा एमयू क्या हो रहा है, देखो 0 हो रहा है। ये मेरा एमयू का टीयू का मैक्सिमम पॉइंट है और ये एमयू क्या हो रहा है 0। यहाँ पे एमयू क्या हो रहा है नेगेटिव, कब, जब आपका टीयू डिक्लाइन हो रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, तो आपका एमयू क्या होता है, गिरता रहता है डिमिनिशिंग, ठीक है ना, बट स्टिल पॉजिटिव। तो ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम के नीचे हेडिंग लगा रखी है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी है फिर टोटल यूटिलिटी बोल रहा है, तो मार्जिनल के साथ में कंपेयर कर रहा है, किसको कर रहा है, टीयू को, कि क्या क्या रिश्ता होता है। अभी चेक कर लेते हैं भैया, मैंने बताया था वही बात ये करेगा और कोई अलग से बात नहीं बोलेगा भाई, सिंपल सी बात बोल रहा है। सबसे पहले बोलेगा कि एमयू जब गिरता है, देखो एमयू जब गिरता है तो टीयू की पोजीशन क्या होगी ये पूछेगा पहले। पॉइंट नंबर 1 रिलेशन देखते हैं, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी, तो मतलब एमयू की बात कर रहे हैं, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज, जब एमयू गिरता है बट स्टिल पॉजिटिव, देन टोटल यूटिलिटी टीयू इंक्रीजेज। टीयू गिरता है, टीयू इंक्रीज होता है, कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना, याद रखना भैया, इंक्रीज तो होता है बट कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से होता है। फिर बोला व्हेन एमयू बिकम्स 0, अभी डायग्राम में मैंने बताया था, आप रिकॉल कीजिए माइंड में, जब एमयू 0 होता है तो टीयू की पोजीशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है भैया। ये एक नंबर का एमसीक्यू बना दो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर हो रहा है। व्हेन एमयू इज नेगेटिव, डायग्राम पे फोकस करेंगे, एमयू जब नेगेटिव जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहे हैं, तो आपका टीयू क्या होता है, स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, भैया गिरना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत है क्या बताओ, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो गई, आपने देखा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों बोला इसको, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे इसका नाम गिरा हुआ है भैया। देखो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही है ना, उसके नाम से इसका नाम रख दिया। देखो ये रहा, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली गिर रही है ना, इसलिए इसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नाम रख दिया गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, देखो क्या बोल रहा है, इस लॉ की कुछ एक्सेप्शंस है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ है वो कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैं भैया कोई भी चीज का कंजप्शन करूंगा तो एक पॉइंट के बाद में मेरा सैचुरेशन पॉइंट आएगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा, जहां पे मेरा एमयू जो होता है वो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता ही है हर एक बॉन्ड जो होती है वो सेटेबल नेचर की होती है। सेटेबल होने का मतलब है जिस बॉन्ड को पूरा किया जा सकता है, बट इस लॉ की कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता। सर ऐसा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें, मान लो मैं आपको 500 रुपए का नोट दिया, फिर मैंने दूसरा दिया, फिर तीसरा 500 रुपए का नोट दिया, ऐसे करके मैंने आपको बहुत सारे 500 रुपए के नोट दे दिए। क्या एक टाइम आपका ऐसा आएगा जब आप मना कर दोगे नहीं सर अब और मत दीजिए नोट, इतने बहुत है? नहीं भैया, ये आपके पास जितने नोट आएंगे ना उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की जगह बढ़ने लग जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहां एप्लीकेबल नहीं होता उस चीज की बात कर रहा है। एक्सेप्शंस क्या है भैया इसका, जहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, इस लॉ के एक्सेप्शंस की बात कर रहा है, कहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अभी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है गोल्ड डायमंड कैश, भैया गोल्ड डायमंड कैश, समझ में आ रही है क्या आपको बात? आपको कोई गोल्ड दे दे, बहुत सारा गोल्ड दे रहा है, डायमंड दे रहा है, आप मना कर दोगे उसको एक पॉइंट के बाद में, क्या आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी क्या इन चीजों की? अगर जिस चीज की मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं होती ना कंजप्शन के बाद में भी, एक्स्ट्रा यूनिट के कंजप्शन के बाद, तो वो उस लॉ का क्या बन जाएगा, एक्सेप्शन बन जाएगा। दूसरा बोल रहे हैं म्यूजिक एंड पोएट्री, भैया कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको सुनने का शौक रहता है, जिसको आप काफी बार सुनते हो, सुनना पसंद करते हो। कुछ कविताएं, कुछ पोएट्री ऐसी होती है, कुछ शेरो शायरी ऐसी होती है जिनको आप बार बार सुनने का आपका मन करता है, उन चीजों पर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। हॉबीज,
किसी बंदे को किसी चीज की हॉबी है, रेयर कलेक्शंस है, नॉलेज है, ठीक है ना, जिस बंदे को नॉलेज गेन करने के बारे में इंटरेस्ट रहता है, उसको ये रहता है कि मैं और नॉलेज गेन करूं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डाउन नहीं होती, उसकी बढ़ती है। अपने लिए नहीं, अपना तो नॉलेज आधे घंटे 20 मिनट में ही कवर हो जाता है, फिर अपन को लगता है नहीं बस अब रहने दो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जाएगा, आपका तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो आ जाता है एक पॉइंट के बाद में। बट जिस बच्चे को, जिस बंदे को नॉलेज गेन करने का रहता है, उसका इंटरेस्ट है नॉलेज गेन करना, तो उसके लिए ये बात है, नॉलेज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल एप्लीकेबल नहीं होता है भैया। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, सर आपने ये बता दिया कि भैया ये चीजें होती है, बट कुछ एजम्पशंस है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल कब होगा, उसकी कुछ एजम्पशंस है। आपने बोला कंटिन्यू कंजप्शन करो भैया, आपने बोला मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगी, ये लॉ है किसका वैसे, अल्फ्रेड मार्शल का। मार्शल का तो पढ़ रहे हैं अपन। मार्शल ने बोला जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम 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 होती जाएगी। उस चीज को बोला था उसने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन मार्शल ने बोला ये लॉ तभी एप्लीकेबल हो पाएगा जब आप लोग उस एजम्पशन के साथ में फॉलो करोगे। अगर आप लोगों ने एजम्पशंस नहीं लिए तो आपका ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। क्या क्या एजम्पशन बताई थी अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के लिए? 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई 2 एजम्पशन लिखो भैया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड। तो ध्यान रखना है, सबसे पहला द कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी एप्लीकेबल होगा जब कंजप्शन कंटिन्यू हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूं, क्या मैंने एग्जाम्पल दिया था एप्पल का, मैंने पहली चपाती खाई, दूसरी चपाती खाई, तीसरी चपाती खाई, एक टाइम के बाद में 4th या 5th चपाती के बाद में मेरा एक पॉइंट आएगा जहां पे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो और मेरी टोटल यूटिलिटी जो होगी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं कंटिन्यूअस कंजप्शन कर रहा हूं, मतलब बीच में गैप नहीं दे रहा हूं। मैं खाना खाने बैठा हूं 15-20 मिनट जो भी मेरे को लगता है उस टाइम ड्यूरेशन में अगर मैंने किया है तो भैया मेरा सैचुरेशन पॉइंट आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो जरूर आएगी। लेकिन मैंने पहली रोटी तो भैया सुबह 8 बजे दे दी, दूसरी रोटी के लिए मुझे दोपहर को 12 बजे, तीसरी रोटी मुझे मान लो फिर 2 या 3 बजे मिल रही है, फिर चौथी रोटी मुझे रात को मिल रही है। इससे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने की जगह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपकी भूख तो और बढ़ जाएगी ना। तो ऐसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मार्शल ने बोला ये लॉ एप्लीकेबल अगर करवाना ना तो आपका कंजप्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहली बात क्लियर है, कंटिन्यूअस होगा तो भैया डिमिनिशिंग पॉइंट आएगा, जीरो पॉइंट आएगा। दूसरा बोल रहे हैं द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी होमोजेनियस। होमोजेनियस होने का मतलब क्या होता है, सेम होनी चाहिए भैया। जो भी कंजप्शन आप कर रहे हो उसकी हर एक यूनिट सेम होनी चाहिए, हर एक रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, साइज में, हर तरीके से। आप जो भी रोटी खा रहे हो वो रोटी भैया अगर आपने बिना घी की रोटी खाई है ना तो बिना घी की रोटी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है पहली रोटी आपने बिना घी की खा ली, दूसरी रोटी आपको गर्म रोटी और घी के साथ मिले तो आपकी मार्जिनल कम होने की जगह बढ़ जाएगी। यूनिट सेम होनी चाहिए, क्लियर है, समरूप होनी चाहिए, समरूप मतलब होमोजेनियस, क्लियर है। द यूनिट कमोडिटी शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए भैया। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है, मार्शल ने बोला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉलो करवाना है, क्या फॉलो करवाना है तो यूनिट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आपको पता है भैया पानी की प्यास अगर आपको लग रही है, पानी की प्यास बुझानी है तो आपका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ग्लास। आपने 1 गिलास पानी पिया, 2 पिया, 3 पिया, आपका 0 पॉइंट आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड यूनिट यूज नहीं किया, आपने ड्रॉप से पानी पीना स्टार्ट कर दिया, पहली ड्रॉप डाली, दूसरी, तीसरी, भैया ड्रॉप से पानी पियोगे तो भैया सुबह बैठोगे तो शाम तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। इसका मतलब आपका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं यूज करी आपने। तो ये एजम्पशन है। तो आपको अगर जैसे ही रोटी की बात करें, रोटी की स्टैंडर्ड साइज भैया सबके सेम होती है। अगर आपको छोटी छोटी रोटी बना के देते रहे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की जगह बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। तो ये कुछ इसकी एजम्पशंस बताइए मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, कुछ नीचे नोट लगा के लिखा हुआ है, क्या नोट बोला हुआ है देख लेते हैं। ये रहा सेकंड लॉ ऑफ गॉस एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला कौन सा है,
ये तो लॉ ऑफ सेकंड है। फर्स्ट लॉ किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसका? गॉसेन का। हेनरिक गॉसेन के दो लॉ बता दिए मैंने, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल यूनिट। भैया सिंगल यूनिट के केस में क्या बनता है देखो, इसकी ये कई बार कंडीशन पूछ ली जाती है, थोड़ा सा आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। मैं आपको बता देता हूं एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स क्या होता है। सिंगल यूनिट के केस की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक ही यूनिट का कंजप्शन कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एप्पल का कंजप्शन कर रहा हूं, तो बोल रहा है कि मेरा सिंगल यूनिट के केस में, एप्पल के केस में मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा? जब मेरी एप्पल, एक्स का मतलब यहां पे एप्पल से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और एप्पल की प्राइस का रेशियो जो हो जाता है वो इक्वल हो जाता है। या यूं सीधा सीधा अपन ये बोल दें कि एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स हो जाना। इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलता हूं। और दो यूनिट के केस में, ये रहा, दो यूनिट के केस में क्या हो जाएगा? एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई। दोनों क्वांटिटी का या दोनों यूनिट्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल हो जाना। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। ये इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान रखनी है। सिंगल यूनिट के केस में एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स होता है, और डबल यूनिट के केस में क्या होगा? एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई। अरे भैया एम यू वाई का मतलब दूसरा कोई भी ले लो ना, ऑरेंज ले लो, तो ये एप्पल का हो गया, ये ऑरेंज का रेशियो होगा। दोनों का जब इक्वल हो जाता है तो ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है दोनों का। ये कार्डिनल अप्रोच जो कि अपन ने अल्फ्रेड मार्शल से रिलेटेड थी, वो अपन ने यहां तक कंप्लीट करी है। ये आप लोगों का कार्डिनल का मामला कंप्लीट हो गया, जिसमें अपन ने लॉ पढ़ा था कौन सा? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर आपको याद आ रहा है, एक तो कार्डिनल बताया था, एक ऑर्डिनल अप्रोच बताया था। मैं अभी बोल के भी गया था, कार्डिनल में अपन कौन सा लॉ पढ़ते हैं? कार्डिनल में अपन जो लॉ पढ़ते हैं उसका लॉ का नाम है, उस लॉ का जो नाम है कार्डिनल में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है क्या? अब अपन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? अब अपन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनल का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस ऑर्डिनल के कॉन्सेप्ट में, उस ऑर्डिनल में कौन सा एप्लीकेबल होगा? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का एप्लीकेबल होगा भैया। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एप्लीकेबल करेंगे इसमें। देखो पढ़ते हैं ऑर्डिनल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू एलन एंड हिक्स। अच्छा, सबसे पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ऑर्डिनल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। जो बच्चे ये वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो पता है, ठीक है ना। और जो बच्चे पहला यही वीडियो देख रहे हैं तो उनके कुछ समझ में आने वाला भी नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो कि भैया मैं सीधा ये वीडियो देख लूं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप ये पूरा पढ़ना चाह रहे हो तो इसके 3-4 वीडियो पहले डाले हुए हैं, आराम से कवर कर लो, एग्जाम में अच्छे से नंबर बन सकते हैं आपके यहाँ से। ऑर्डिनल अप्रोच अकॉर्डिंग टू एलन एंड हिक्स। ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एलन एंड हिक्स ने दिया था। तो फिर कार्डिनल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ठीक है। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। अब देखो भैया, दोनों में दो जने हो गए, एक तो मार्शल और एक एलन एंड हिक्स। ये दोनों अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, दोनों अपने अपने गीत गा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दोनों बोल रहा है, एक बोल रहा है यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, एक बोल रहा है यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। किसने बोला यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है? अल्फ्रेड मार्शल ने बोला, नंबर्स में बताता है। बट एलन एंड हिक्स ने बोला यूटिलिटी को तो मेजर किया ही नहीं जा सकता। यूटिलिटी तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो फिर कैसे करेंगे? उसने बोला यूटिलिटी के लिए आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हो। केवल केवल और केवल केवल आप क्या कर सकते हो? रैंक प्रोवाइड करवा सकते हो, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की वजह से इसका जो नाम पड़ा है वो ऑर्डिनल अप्रोच पड़ा है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है सर? भैया मेरे सामने पिज्जा है, बर्गर है, और भी मेरे पास में मान लो सैंडविच है, ये सारे के सारे मेरे सामने प्रोडक्ट पड़े हैं। अब मैं इसमें से प्रेफरेंस किसको देता हूं? मान लो मैंने 1 नंबर पे ये पिज्जा रखा, 2 नंबर पे ये रखा, 3 नंबर पे ये रखा। ये मेरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। मैं ये तो बता सकता हूं, ये तो बता सकता हूं कि मुझे सैंडविच से ज्यादा बढ़िया क्या लगता है? पिज्जा लगता है। बट कितना बढ़िया लग सकता है मैं इसमें नहीं बता सकता। कौन से कॉन्सेप्ट में नहीं बता सकता?
ऑर्डिनल की अप्रोच में ये नहीं बता सकता, बट अल्फ्रेड मार्शल का जो कॉन्सेप्ट था कार्डिनल, वो क्या बता सकता था, वो ये भी बताता था कि सैंडविच से बढ़िया लगता है पिज्जा, ठीक बात है, बट कितना बढ़िया लगता है वो भी बता सकता। क्यों? क्योंकि उसने तो मॉनेटरी वैल्यू में मेजर किया था, इसका तो 50, इसका 200, तो वो बताता है भैया पिज्जा ज्यादा बढ़िया है। कितने से ज्यादा बढ़िया है? 150 से ज्यादा बढ़िया है। ऐसी बात कौन बोलता था? अल्फ्रेड मार्शल। बट एलन हिक्स ने क्या बोला, भैया मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो फर्जी बात है, कोई लेना देना ही नहीं है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी को कोई मेजर थोड़ी किया जा सकता है। ऐसा कौन बोल रहा है? एलन और हिक्स बोलता है। ये बोल रहा है भैया यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, केवल और केवल आप उसको रैंक दे दो, रैंक दे सकते हो कि भैया हाँ ठीक है ये चीज मेरे को अच्छी लगती है, कितनी अच्छी लगती है ये नहीं पता। ऐसा किसने बोला? जो एलन और हिक्स ने बोला था। ठीक है, ये उस एलन और हिक्स का कॉन्सेप्ट है। यहां से क्या बोल रहे हैं देखते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ऑर्डिनल को एक्सप्लेन करो, कार्डिनल को एक्सप्लेन करो, 2 नंबर का पूछ सकता है क्वेश्चन। इसके बारे में लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू देम, या एलन एंड हिक्स, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, ओनली इट मे बी पुट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इसका सबसे खास बात यही है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में ही रखा जा सकता है, और इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू या न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट रखा गया। इसको समझने के लिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिया गया था, वो लिया गया था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।